हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो अब अच्छी बात यह है कि आपकी मैं प्रिपरेशन कराऊंगी जीएस पोर्शन की भी, और हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय इतिहास से। इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ आपके जीएस पोर्शन की भी प्रिपरेशन होगी। यहाँ से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो जैसा कि हम कर रहे हैं तैयारी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आना है जीएस। और ये जो जीएस है, जो भी नोट्स इसमें अवेलेबल कराऊंगी, वो आपके और एग्जाम्स के लिए भी, सुपर टेट या जहाँ कहीं भी जीएस आता है तो वो उसमें भी यूज़फुल होगा। और हम पढ़ेंगे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, क्योंकि विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। जो हमारा सिलेबस है जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम का, उसमें विश्व इतिहास नहीं, सिर्फ विश्व भूगोल है। तो सिर्फ हमें भारतीय इतिहास ही पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व कहा जाता है। तो ये जो प्राचीन काल की वस्तुएं थी, जो मनुष्य ने उस समय प्रयोग में लाई थी, जो उनके हमें अवशेष मिलते हैं, उनके अध्ययन को ही पुरातत्व कहा जाता है। और जो लोग उसका अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्व वेत्ता कहा जाता है। तो अब क्या है, हमारे जो उपलब्ध सामग्रियाँ थी उसके आधार पर इतिहासकारों ने हमारे अतीत को तीन भाग में बांटा है। तो वो जो तीन भाग हैं वो कौन कौन से? पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कौन सा है? वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिसकी कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है वह समय जिसके विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो इस तरीके से तीन तरीके से हमारे इतिहासकारों ने हमारे अतीत को बांट दिया: पूर्व ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री नहीं उपलब्ध है वो हो गया पूर्व या प्राक ऐतिहासिक। जिसके लिए सामग्री तो उपलब्ध है, लिखित सामग्री, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है वह समय जिसके विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं हम उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसको पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो अब जब जो लिखी हुई सामग्री है जिसको पढ़ सकते हैं, तो क्या था, मनुष्य ने आखिर किस पर लिखा? क्योंकि मानव ने जब लिखना शुरू किया था तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था। तो वो अपने लेखों को ताड़पत्रों पर लिखता था, कहीं भोजपत्रों पर लिखता था या ताम्रपत्रों पर लिखता था। तो ताड़पत्र क्या होते हैं? ताड़पत्र होते हैं ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। भोजपत्र होते हैं भूर्ज नामक पेड़ की छाल। और ताम्रपत्र होते हैं तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। या स्तंभ लेख, तो फिर स्तंभ लेखों पर लिखा उसने। स्तंभ लेख होते हैं पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। तो कागज से पहले इस तरीके से, पेपर तो बाद में आया, उसके पहले मनुष्य ने इन तरीकों से इस पर लिखा: ताड़ पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख, शिलालेख। 5 प्रकार से हम उनके लेखों को पाते हैं और उसको पढ़ करके ही इतिहास को समझा गया। अब क्या है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं? तो पुरातात्विक स्रोत हैं और दूसरा हो जाता है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में आज क्या क्या चीज़ें आती हैं? पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं अभिलेख, सिक्के एवं मोहरें। ये सारी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में आ जाती हैं। तो अब अभिलेख क्या चीज़ होती है? तो अभिलेख वो होता है जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए थे। मतलब जो किसी कठोर, जैसे पत्थर पर जो खुरच कर लिखे गए हों, या किसी धातु, जो कठोर धातु उसकी सतह पर उत्कीर्ण करके लेख लिखे गए, उसको अभिलेख कहते हैं। जैसा कि अशोक के अभिलेख बहुत फेमस है। तो अशोक के रुमनीदेही अभिलेख हमें लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक के रुमनीदेही अभिलेख किसके हैं? तो अशोक के। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त होते हैं। लुम्बिनी जगह है जो कि नेपाल में है। अब इसी से संबंधित दूसरा पॉइंट बन जाता है कि इसी अभिलेख में अशोक ने घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। तो किस अशोक के किस अभिलेख से ये पता चलता है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा? तो रुमनदेही अभिलेख से। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख जो थे वो पत्थर पर उत्कीर्ण थे। तो अभिलेख वैसे भी पत्थर या कठोर सतह पर ही उत्कीर्ण किए जाते थे, और अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण थे। दूसरी चीज़ थी, हमने बात की थी कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें सिक्के एवं मोहरें भी आती हैं। तो सिक्के एवं मोहरें जो हैं वो कैसे हैं? तो सिक्कों एवं मोहरों से उस समय के शासक का नाम, उसका समय, और सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती थी। तो इससे क्या होता था, कला एवं धातु की पहचान हो जाती थी। तो गुप्त शासक जो कुमारगुप्त प्रथम
थे, तो उनकी जानकारी एक सिक्के पर उनकी घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया था, उसी से प्राप्त हुई कि उनको घुड़सवारी का बहुत शौक था। तो इस तरीके से सिक्के जो हैं इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हड़प्पा कालीन जो मुहरें थी वो मेसोपोटामिया से मिली हैं, जो हड़प्पा कालीन मुहरें थी। तो इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया में होता था, इससे ये पता चलता है, क्योंकि उसकी मोहरें जो हैं, हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं। इसका मतलब इनका हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी मेसोपोटामिया में इसी तरह पहुंची, व्यापार के माध्यम से पहुंची। अब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया जो वो इराक में पड़ता है, हड़प्पा तो भारत में है लेकिन मेसोपोटामिया इराक में पड़ता है। अब आता है धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल है, सबसे पुरा स्थल है, और ये गुजरात में स्थित है। सारनाथ के जो स्तूप हैं वो भी उत्तर प्रदेश में, सारनाथ के जो स्तूप है उसको धमेख स्तूप का निर्माण भी मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। तो सारनाथ के स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, और धमेख स्तूप जो फेमस है सारनाथ में स्थित है, धमेख स्तूप, इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इस तरीके से मैं बहुत ही शॉर्टकट में छोटे छोटे पॉइंट लेके चल रही हूँ। आप अपनी नोटबुक लेकर के उसमें कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये यूज़फुल हो रहा है आपके लिए, बेनिफिशियल है या नहीं। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास को अध्ययन के साहित्यिक स्रोत क्या क्या रहे, तो धार्मिक साहित्य रहा या धर्मेतर साहित्य रहा, फिर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत रहे। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य में क्या क्या रहे, वेद हैं, रामायण एवं महाभारत हैं, जैन एवं बौद्ध साहित्य। तो अब वेद जो हैं वो आर्यों के संबंध में बताते हैं। रामायण और महाभारत इनकी रचना वाल्मीकि एवं वेदव्यास जी ने की थी, वाल्मीकि एवं वेदव्यास जी ने की थी, जो कि महाकाव्यकालीन समाज के विषय में हमें बताते हैं। अब अगला आता है जो जैन एवं बौद्ध साहित्य है, उसमें से जातक कथाएं भी होती हैं। तो वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बताते हैं। तो अब आ जाती है बात जो धर्मेतर साहित्य था, धर्म से हटकर जो साहित्य था, धर्म के अलावा, तो उसमें है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो बुक है वो कौटिल्य, चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति के नाम है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और दूसरा है राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। अब ये दोनों बुक्स क्या बताती हैं, मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को बताती हैं। जो अर्थशास्त्र है बुक है वो हमें मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को बताती हैं। और राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के 11वीं-12वीं शताब्दी इतिहास के विषय में बताता है। राजतरंगिणी जो बुक है तो ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई और कश्मीर के बारे में, कश्मीर की 11वीं-12वीं शताब्दी के इतिहास के विषय में बताती है। अब विदेशी जो वृत्तांत है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, उसमें है इंडिका। तो इंडिका जो है, इंडिका किसकी बुक है, मेगास्थनीज की। और जो मेगास्थनीज था तो वो यूनानी राजदूत था, और उसने अपनी इस बुक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक दिखलाई। तो क्वेश्चन सेट हो जाते हैं कि इंडिका में कौन से मौर्य काल के राजा के बारे में उसके समाज की झलक देखने को मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी बुक है, मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। दूसरे हैं यात्रा विवरण। तो यात्रा विवरण फाहियान चीनी यात्री था, उसका यात्रा विवरण मिल जाता है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। फाहियान चीनी यात्री का जो यात्रा विवरण है वो गुप्त काल से संबंधित है। दूसरा यात्रा विवरण हमें मिलता है ह्वेन-सांग का। तो ह्वेन-सांग भी चीनी यात्री था, और इसने ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इसने हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण दिया है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन। इसको लर्न करने का तरीका तो ह्वेन-सांग और हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग आया था, और उसने अपनी यात्रा विवरण में हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण दिया है। अब इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। अब जब हमने इतनी चीज़ें पढ़नी है तो ये भी चीज़ें पढ़ना ये साथ ही साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, सभी को मालूम है, कॉमन क्वेश्चन है। और विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये याद रखना है। अब उन सब चीज़ों से भी पहले क्या हुआ था, जब मानव शास्त्रियों का ये मानना है कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी।
तो उस समय के बाद कैसे कैसे जो आज का मानव है वो कैसे यहाँ मतलब यहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था इस पृथ्वी पर, तो मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। तो सबसे अधिक पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। तो सबसे पहले पाषाण काल स्टार्ट हुआ था जब इस पृथ्वी पर मानव आया या मानव के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल। तो जो पुरापाषाण काल था उसकी कुछ कुछ मतलब उसमें क्या क्या मनुष्य ने करना सीख लिया था वो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य ने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू कर दिया था, हड्डी के औजार बनाने प्रारंभ कर दिए थे, चित्र बनाना भी सीख लिया था, आखेटक अवस्था में था। उस समय मनुष्य शिकार पर डिपेंड था, अपने भोजन के लिए शिकार किया करता था, जंगली जानवरों का या जो भी चीज़ें थीं उनका शिकार करता था। और इस पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मनुष्य की ये थी कि उसने आग की खोज कर ली थी। तो ये आग की खोज किस काल में मनुष्य ने कर ली थी, तो पुरापाषाण काल में। अब एक पॉइंट और मिलता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहता था। तो इसी काल में पुरापाषाण काल में मानव समूह में रहने लगा था, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे रहता था, कोई घर नहीं जानता था बनाना। तो उसने सोचा, और जंगल में रहता था, तो उसके दिमाग में था कि जब हम समूह में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे जंगली जानवरों से और हर हर मुसीबत आफत से। और अपना जो भोजन आखेटक अवस्था में होते शिकार करते थे तो उसमें भी उनको आसानी रहेगी। तो पुरापाषाण काल में ही मनुष्य ने समूह में रहना शुरू कर दिया था, समूह में रहते थे। अब आ जाता है मध्य पाषाण काल। तो इसमें क्या हुआ था, जो पहले के औजार थे वो बिल्कुल उसमें कोई भी जैसा पत्थर पाता था उसको औजार के रूप में यूज़ कर लेता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसने छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिया था, मतलब उनको रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था अपने पत्थर के औजारों को। पहले मनुष्य पुरापाषाण काल में आखेटक अवस्था में था, लेकिन यहाँ संग्राहक अवस्था में हो गया था। अब वो कलेक्ट करने लगा था, चीज़ों को इकट्ठा करने लगा था, संग्रह करने की उसकी आदत पड़ गई थी। और मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था, और मनुष्य द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कुत्ता है। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बस जैसे वैसा कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएं तो इट विल बी बेटर। नेक्स्ट आ जाता है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी, नवपाषाण काल की सबसे अच्छी उपलब्धि ये थी कि उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। मनुष्य खेती करने लगा था। अब भोजन संग्राहक से वो भोजन उत्पादक बन गया था। खेती करना प्रारंभ कर दिया था तो अब वो भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था। पहले तो सिर्फ कलेक्ट करता रहता था, खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करते रहो, लेकिन अब उसने भोजन उगाना भी सीख लिया था। उपकरण और अधिक उसने सुडौल व उपयोगी बना लिए थे। पशुपालन प्रारंभ कर दिया था, मांस व दूध के लिए उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा था। उसने मिट्टी के घर बनाना सीख लिया था, घास फूस के छप्पर डालकर रहने लगे थे बोलो। और नवपाषाण काल का सबसे बड़ी उपलब्धि रही पहिए का आविष्कार। तो उसने पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में कर लिया था। आज तो पूरी दुनिया ही पहिए पर चल रही है, तो ये पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था। सामुदायिक जीवन का विकास, और सामुदायिक जीवन का विकास भी उस हो चुका था। चटाइयाँ बनाना, सूत काटना, मिट्टी के बर्तन रंगना बनाना और जानवरों को पालना, ये सारे काम उसने करना शुरू कर दिए थे, सीख चुका था। अब सबसे पहले जो धातु मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी वो थी तांबा, इसलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु को प्रयोग में लाया था, इसलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग। मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा भी बनाना सीख लिया था। तो कांसा किससे बनता है, तांबा व जस्ता मिला करके। तो ये था वीडियो। आई होप गाइज आपको हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, इट शुड बी कंटिन्यूड आर नॉट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, एंड टेक केयर, बाय बाय।